हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का वेट इनोवेशन क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि अब जो है वो पशुधन सहायक एलएसए की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूं ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेज जेनेटिक्स की। तो आज अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेटनरी जेनेटिक्स, यानी कि पशु चिकित्सा अनुवांशिकी। यानी कि अब जो है वो अपन अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अनुवांशिकी जो है एक ऐसा टॉपिक है जो ह्यूमन और वेटनरी में ज्यादा कोई फर्क उसमें नहीं है। तो आप सभी की मोस्ट डिमांडिंग जो सब्जेक्ट जो है वो आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं, डॉक्टर डीडी गोयल। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। ओके, तो देखिए जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, वैसे 8 क्वेश्चन बनने चाहिए लेकिन 6, 7, 8 बन जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाता है एक दो सब्जेक्ट के साथ में, तो उसके क्वेश्चन वहां पे कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नस्लों के कुछ क्वेश्चंस जो है ना, मिक्सअप वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एलपीएम से मैच कर जाते हैं, कहीं अनुवांशिकी से भी मैच कर देते हैं। तो एक दो ओवरलैप हो जाते हैं, 8 क्वेश्चन तो बनते ही है लेकिन ओवरलैप हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 12th में कुछ जो पढ़ रखा है अनुवांशिकी के बारे में उस जैसा ही कुछ है। जिसने अनुवांशिकी टॉपिक जो है, अनुवांशिकी चैप्टर 12th के अच्छे पढ़ रखे हैं उनको यहाँ पे जो है बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज की जो क्लास है, आज का जो ये वाली क्लास जो है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें अनुवांशिक, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि अनुवांशिकी में सम्मिलित की जाती है। तो देखिए जब अपन अनुवांशिकी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड आना चाहिए आपके दिमाग में, जो सबसे परिभाषा सबसे पहली जो आती है वो आती है जीन। सबसे जो पहली परिभाषा आती है आपके वो आती है जीन। तो आप सबको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जीन क्या होती है। किसी को पता है जीन क्या होती है ना? नाम से पता चल रहा है, देखो जेनेटिक्स यानी कि जीन के बारे में तो अपन को जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जीन के बारे में सबसे पहले परिभाषा बताने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जीन क्या होती है। देखो आपको यह पता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ओके, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका, जिसको अपन बोलते हैं सेल। ओके, और ये जो सेल होती है, ये जो कोशिका होती है, ठीक है ना, इसके अंदर एक कंट्रोलर ऑर्गन पाया जाता है, एक कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गन पाया जाता है, और वो कंट्रोलर ऑर्गन होता है केंद्रक। तुम्हें पता है कोशिका जो होती है उसके अंदर इस तरह से केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और ये जो केंद्रक होता है इसके अंदर की तरफ जो है वो इस तरह से एक्स आकार की संरचना पाई जाती है। और याद रखना केंद्रक के अंदर वो पाई जाने वाली संरचना जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और ये एक्स आकार की संरचना को यदि अपन इस तरह से जूम करके देखे रे, क्या रे, अरे झूम बराबर झूम, तो जब अपन उसको झूम करके देखेंगे तो इस तरह से उसमें डीएनए जो है वो द्विकुंडलित संरचना के रूप में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डीएनए खंड दिखाई देता है। और याद रखना डीएनए का एक खंड जो कि किसी लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये चीज होती है जीन। मतलब जीन क्या चीज है? जीन क्या होती है कि कोई भी जो गुणसूत्र होता है, कोई भी जो डीएनए की संरचना होती है, ठीक है ना, उस डीएनए का एक खंड जो कि क्या कर सकता है? लक्षणों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, उसी को अपन जीन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो अब जीन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? देखो जीन क्या होता है? डीएनए अनुक्रम का, डीएनए अनुक्रम का एक खंड, डीएनए अनुक्रम का एक खंड जो कि
जो कि किसी लक्षण को, जो कि किसी लक्षण को रे प्रदर्शित करने की अरे क्या रखता है, क्षमता रखता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ध्यान रखना, जीन जो होता है वो डीएनए का ही एक खंड होता है जो कि क्या करता है, लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। देखिए आप जो है ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसकी सबकी जो है ये अंतिम रूप से आपको जो ये पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो नोट्स लिखने का मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ जो है वो आप क्लास के बाद में आपको जो है वो मिल जाएगी, है ना। और क्लास के साथ में जो है अटैच है ये वाली पीडीएफ, और इस पीडीएफ से देख करके जो है वो आप नोट्स लिख लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप चीजों को समझते रहो, है ना। और 2025 की भर्ती है, ठीक है ना, जिसके लिए आप ये कोर्सेज देख रहे हो, तो ये 2025 के लिए स्पेशली रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। ये पुराना वाला रिकॉर्डेड नहीं है, 2018-22 का नहीं है। कुछ अगर कोचिंग मेरे नाम से अगर 2018-22 का कोई कोर्स बेच रही है, ठीक है ना, तो मैं उससे किसी भी तरह का कोई अभी जो है वो ताल्लुक नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना। मैं अभी जो है वो किसी भी कोचिंग के इस टाइप के जो पुराने कोर्स है जो 22 में और 18 की भर्ती के रिकॉर्ड कर रखे वो अभी तक बेच रहे हैं, 2-2 हजार रुपए में, 1500 रुपए में बेच रहे हैं वो, ठीक है ना। मैं अभी जो है वो किसी भी तरह से उनके साथ में नहीं, ठीक है ना। देखिए अब आगे, तो डीएनए अनुक्रम का एक खंड जो कि किसी लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, उसे ही जो है वो अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए अगली जो परिभाषा है, इंपोर्टेंट परिभाषा, वो है वंशागति, ठीक है ना। वो है वंशागति, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। और देखिए वंशागति परिभाषा बड़ी आसान है, ठीक है ना। बड़ी आसान क्यों है, क्यों आसान है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वंशागत, वंश में जाने वाला, यानी कि सिंपल सा क्या परिभाषा हो जाएगी, वंश में जाना यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से, अरे एक पीढ़ी से आगे क्या होगा रे, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण रे। तो ध्यान रखना, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। बड़ा सिंपल सा, फिर से, ठीक है ना। देखो जीन जो होती है वो तो किसी लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता रखती है, और जो वंशागति होती है वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, उसको अपन क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। अगली एक और परिभाषा है, देखो आज जो है वो सिर्फ परिभाषाएं सुनो तुम, अगली परिभाषाएं सुनो, विभिन्नताएं, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है रे, परिवर्तन, जो कि संसार का नियम है। क्यों बोलते हैं भाई परिवर्तन संसार का नियम है, देखो परिवर्तन संसार का नियम है ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक परिवर्तन होते रहेंगे तब तक जो है वो कोई भी चीज दुनिया में कांस्टेंट नहीं है। आज है, बोलते ना अपन गांव में कि आज है कल नहीं है, तो वो चीजें, वेरिएशंस दुनिया में बहुत जरूरी है, परिवर्तन दुनिया में बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छे अच्छे ढाबे बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। जो किसी चीज में परिवर्तन नहीं करता तो वो लगातार कांस्टेंट रूप से अपनी जिंदगी को जीवन व्यापित नहीं कर सकता। तो ये परिवर्तन जो है वो भगवान ने ही बनाया है, और ये परिवर्तन कैसे बनाया है, ये परिवर्तन ठीक इस प्रकार से बनाया है कि तुम जो है वो अपने पापा के, लड़कियां जो है, महिलाएं जो है वो अपने मम्मी के एकदम हूबहू समान नहीं होती, और नहीं होने का कारण जो है वो है विभिन्नताएं। विभिन्नताओं का अर्थ क्या होता है कि एक पीढ़ी से, देखिए परिभाषा इसकी, विभिन्नताओं की परिभाषा देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य जो लक्षणों की क्या होती है, असमानताएं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य लक्षणों की असमानताएं जो है उसे अपन क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। तो ध्यान रखना, विभिन्नताओं का अर्थ होता है
कि दो पीढ़ियों के मध्य जो लक्षणों की असमानताएं होती है, जो तुम्हारे लक्षण है वो पापा से एग्जैक्ट मैच नहीं होते, मम्मी के एग्जैक्ट लक्षण बच्चियों से मैच नहीं होते, तो वो एग्जैक्टनेस जो होते वो नहीं आ पाती, इसी चीज को अपन बोलते हैं विभिन्नताएं। और ध्यान रखना, विभिन्नताएं जो है वो किसमें देखने को मिलती है? केवल और केवल लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है उसमें जो है वो क्या मिलती है अपन को? लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में जो है वो विभिन्नताएं मिलती है, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उससे उत्पन्न संतति में किसी भी प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो अपन को नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिए अगला जो परिभाषा है, अगली परिभाषा देखिए। अब देखो जेनेटिक्स में विभिन्नताएं हो गई, यहां पर आनुवंशिकी। अगली जो परिभाषा है वंशागति और विभिन्नताओं के अलावा, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, वो है आनुवंशिकी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि वंशागति अपन ने पढ़ लिया, ये आनुवंशिकी जो है ये चीज नई चीज क्या है? ठीक है ना, आनुवंशिकी में वंशागति में क्या अंतर है? तो देखो बड़ा सिंपल सा मैं बता रहा हूं, एक छोटी सी वर्ड से ही जो है तुम्हारा दिमाग जो है मैं एकदम क्लियर कर दूंगा कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है ना, देखो आनुवंशिकी जो होती है वो भी किससे रिलेटेड है? वो भी लक्षणों के स्थानांतरण से रिलेटेड है, बट फर्क क्या है कि आनुवंशिकी वंशागति तथा विभिन्नताओं के, क्या बताया मैंने, एक तो वंशागति और दूसरा विभिन्नताओं के सम यानी कि जोड़ यानी कि योग के बराबर होती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं यानी कि इन दोनों का मिश्रित रूप जो होता है वो क्या होता है? आनुवंशिकी होता है। तो ध्यान रखना, आनुवंशिकी के जनक, किसी को पता है आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है? आनुवंशिकी के जनक जो है वो कहा जाता है एक महान वैज्ञानिक जिसे अपने जीवन में कुछ नहीं मिला था, लेकिन जब वो मर गया उसके बाद में उसे बहुत प्रसिद्धि मिली, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट जो है। इसके बारे में आपको 2018 में या 16 में पूछा था, ठीक है, दोनों में देख लेना। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, लेकिन आनुवंशिकी शब्द इसने नहीं दिया था। ध्यान रखना, आनुवंशिकी शब्द किसी को पता है किसने दिया था? आनुवंशिकी शब्द जो दिया था वो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है बैटसन। ध्यान रखना, आनुवंशिकी शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। और इसी कारण से आधुनिक आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, आधुनिक आनुवंशिकी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता जो है वो कहा जाता है किसको? बैटसन को। ठीक है, तो बैटसन को जो है वो क्या कहा जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। ये सारे नोट्स जो है याद रखना, मैं फिर बता दूं, ये सारे नोट्स जो है ये आपको अभी साथ साथ लिख रहे हो, देखो जो साथ साथ लिख सकता है वो तो लिख लेना, बाकी जो साथ में नहीं लिख रहे हैं तो उसकी पीडीएफ जो है वो आपको इसके साथ में ऐड मिल जाएगी। ठीक है ना, ये पीडीएफ जो है वो अंत में आपको सेव मिल जाएगी। वेट इनोवेशन क्लासेस, जो कि आपको पता हो तो सीनियर वेटनरी सर्जन डॉक्टर राकेश पुनिया के मार्गदर्शन में जो है हम सभी वेट इनोवेशन क्लासेस के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर सुरेश जी पलसानिया सर जो है, जो कि 2018-2016 भर्ती में भी और 2022 भर्ती में भी जो है वो आप सबसे रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, तो दो महान डॉक्टर, जो दो महान एक टीचर भी है जिन्होंने केवल जो है वो फील्ड में ही एलएसए को शिक्षित नहीं किया है, वो बहुत सारे गवर्नमेंट एलएसए बना चुके हैं। मतलब ये दो नाम ऐसे हैं जो आपको केवल जो है यहाँ पर शिक्षा जगत में ही नहीं मिलेंगे, आपको इसके साथ साथ जो है वो फील्ड प्रैक्टिसेस में मिलेंगे। उनसे भी जो है वो आप जुड़ते रहोगे, उनके मार्गदर्शन में वेट इनोवेशन क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ा हूं। देखिए आगे, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता बैटसन को कहा जाता है। आनुवंशिकी शब्द जो है वो बैटसन ने दिया था। आनुवंशिकी के जनक जो है वो किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके अलावा देखिए अब अपन कुछ और परिभाषाएं देखते हैं जो कि आनुवंशिकी से संबंधित है। तो देखिए अब अगली जो परिभाषा है वो है युग्म विकल्पी।
अगली परिभाषा जो है वो है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलील। युग्म विकल्पी या फिर एलील, ये क्या होता है? तो देखो बड़ा सिंपल सा है। युग्म विकल्पी अथवा एलील जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में सुनिए। तो युग्म विकल्पी अथवा एलील किसी को पता है कि क्या होता है? किसी भी जीन का, सुनिए परिभाषा आराम से सुनिए, किसी भी जीन का एकांतरित स्वरूप, एकांतरित स्वरूप जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। कोई भी जीन हो, किसी भी लक्षण की कोई भी जो जीन होती है उसके एकांतरित स्वरूप जो होते हैं वो क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है। सामान्यतया किसी भी जीन के दो रूप अथवा एलील होते हैं। ध्यान रखना, किसी भी लक्षण के जो है वो कितने एलील होते हैं? दो रूप, दो एलील या दो क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई की जीन, आप जानते हैं इसका एग्जाम्पल, पौधे के लंबाई, ये एक लक्षण है पौधे का लंबाई, और उसकी जो जीन होती है उसके दो रूप होते हैं। या तो पौधा क्या हो सकता है रे? या तो पौधा हो सकता है लंबा यानी कि टॉल, तो उसकी जीन कैसे हो जाएगी? कैपिटल टी। तो ये क्या हो गया? उसका एलील है कैपिटल टी। और दूसरी जो हो सकती है वो क्या हो सकता है? पौधा बोना हो सकता है यानी कि ड्वार्फ हो सकता है, और उसकी जो जीन होती है उसको अपन लिखते हैं स्मॉल टी से। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया? कैपिटल टी और जो ये स्मॉल टी है, जो ये कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, ये देखिए जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है वो यहां पर क्या हो गए? एलील हो गए। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सामान्यतया ही दो हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये सुनिए, मल्टीपल एलिज्म जिसको बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पता, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, मल्टीपल एलिज्म। और मल्टीपल एलिज्म का अर्थ क्या होता है कि यदि किसी लक्षण के एक से अधिक क्या हो? एक से अधिक एलील हो। तो ध्यान रखना, किसी लक्षण के यदि क्या हो? एक से अधिक एलील होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्प। जैसे अब एक एग्जाम्पल भी देखो रे कि रक्त समूह के एलील कितने होते हैं? हाँ भाई, रक्त समूह जो होता है उसके एलील होते हैं 3। कौन कौन से? एक ए एलील, एक बी एलील और एक ओ एलील। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मैंने बता दी यहां पर कि युग्म विकल्पी जो होते हैं वो या फिर तो एक हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। और वो जब एक होते हैं तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे जीन की लंबाई, पौधे की लंबाई की जीन। ठीक है ना। तो उसमें एक लंबेपन की अलग जीन होती है और एक बोनेपन की अलग जीन होती है। और इसके अलावा जो किसी एक लक्षण को एक से अधिक एलील जब होते हैं तो उसके लिए जो है यहां पर क्या हो गई? एक से अधिक एलील उपस्थित हो तो उसको अपन बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पता। तो इसमें तो दो ही होते हैं और इसमें क्या हो सकते हैं? दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहां से ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये यहां पर लाइन है। ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो परिभाषा है वो कौन सी है? वो है लोकस। ठीक है। देखिए अगली परिभाषा, देखिए अगली परिभाषा जो है वो है लोकस। ठीक है ना। लोकस नाम से बदल रहा है। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थल। ठीक है ना। और स्थल से आपको पता चल रहा है कि ये बोल क्या रहा है कि गुणसूत्र का, परिभाषा देखिए, गुणसूत्र का वह स्थान जहां
कोई जीन उपस्थित हो, तो ध्यान रखना लोकस का अर्थ क्या हो गया भाई, कि वो स्थान गुणसूत्र का जहां पर क्या होती है, कोई भी जीन उपस्थित होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये एक गुणसूत्र है, ये भी एक गुणसूत्र है। ठीक है, अब ये दो गुणसूत्र, पहली चीज एक और यहां पर मैं परिभाषा बता देता हूं, समजात गुणसूत्र, ये तुम्हें पता होने चाहिए समजात गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है ना, समजात गुणसूत्र किसको पता है क्या भाई, बताओ, परिभाषा तुमने पढ़ रखी होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र। और समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र का अर्थ होता है कि गुणसूत्र हमेशा क्या पाए जाते हैं भाई, हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाते हैं भाई, जोड़ी में पाए जाते हैं, जिसे जिसे समजात गुणसूत्र कहा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जोड़ी में गुणसूत्र होते हैं और इन गुणसूत्रों के एक विशिष्ट स्थान पर, ठीक है ना, जहां पर जीन पाई जाती है, ठीक है ना, तो ये एक जीन है और जीन जहां पाई जाती है वो उसका क्या हो गया, लोकस है। ठीक है ना, ये जीन है और जीन की ये क्या होती है, लोकस होती है, जिसमें दो अलग अलग रूप में हो सकती है। ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है जो समजात गुणसूत्र पर एक ही लोकस पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, जो वो युग्म विकल्पी होता है, उसमें एक लाइन स्टार पॉइंट लगा के मैं ऐड कर रहा हूं। देखो क्या लाइन है, लाइन ये है कि एलील, देखो सुनना, एलील एक ही जीन के एलील, ठीक है ना, एक ही जीन के एलील, एक ही जीन के एलील समजात गुणसूत्र पर, समजात गुणसूत्र पर एक ही लोकस पर होते हैं, एक ही लोकस पर होते हैं। ठीक है ना, तो लोकस जो होता है, ध्यान रखना, इनका क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है ना, देखो आगे ये वाला, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, एलील हो गए। ठीक है ना, ये दोनों एलील है और एक ही जीन के एलील होते हैं, दो एलील हो गए। ठीक है ना, और दोनों जो एलील होते हैं वो क्या होते हैं, एक जीन के जो है वो एकांतरित स्वरूप होते हैं। जैसे एक मान लो कैपिटल टी हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल टी। आया नहीं आया समझ में? तो इस तरह से जीन भी जोड़े में होती है, भी ध्यान रखना। एलील भी हमेशा क्या होते हैं, युग्म में होते हैं। ये आपको इस चीज से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई ये तो? ठीक है ना, देखो लोकस के बाद में कुछ और परिभाषाएं हैं जो अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो अब अपन देखते हैं अगली परिभाषा, और अगली परिभाषा में अपन देखेंगे कि सबसे पहली चीज तो संकरण क्या होता है। संकरण तुम्हें पता है, संकरण जिसको अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बड़ी इजी चीज है भाई। तुम में से ज्यादातर जो है वो पूनिया बॉस से गायनी पढ़ रहे होंगे या पढ़ ली होगी गायनी। ठीक है ना, तो गायनी अगर आपने पढ़ ली होगी तो उसमें आपने कुछ चीजें देखी होगी कि संकरण जो होता है वो क्या होता है कि नर तथा मादा, क्या बोला मैंने, नर तथा मादा के मध्य समागम द्वारा नई संतति, क्या टाबर पैदा होना, नई संतति उत्पन्न होना, इसको अपन क्या कहते रे, उत्पन्न होना या करना। ठीक है ना, इसको अपन क्या कहते रे, इसको ही कहते हैं अपन संकरण। बड़ा इजी चीज है संकरण। क्या होता है, टाबर पैदा करना। ठीक है ना, प्रजनन का ही तो एक भाग है। संकरण से क्या हो रहा है, ठीक है ना, संकरण क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में क्रॉस करके नई संतति उत्पन्न कर रहे हैं, ये संकरण है। ठीक है ना, अब संकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पादप में अलग टाइप से होती है, और उनमें पादपों के लिए एक अपन प्रक्रिया लेते हैं जिसको अपन कहते हैं परागण। किस किसने सुन रखा है भाई ये शब्द परागण? क्या होता है बताओ? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या होता है भाई पॉलिनेशन, बताओ?
पता होगा सबको कि पॉलिनेशन यानी परागण क्या होता है। तो देखिए परागण क्या होता है, परागण होता है कि यदि नर तथा नर पादप और मादा पादप में से जो नर पादप में युग्मक होते हैं जिसको अपन कहते हैं परागकण, वो कहां चल जाते हैं, मादा के वर्तिकाग्र पर चल जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपने 11th क्लास में डायग्राम देखा हो फ्लावर का, तो फ्लावर के डायग्राम में आपने एक चीज देखी थी कि फ्लावर जो होता है उसमें मेनली जो होता है वो देखो इस टाइप से एक पुष्प व्रंत होता है। ठीक है, पुष्प व्रंत के बाद में इस तरह से पुष्पासन होता है। ठीक है, और पुष्पासन के बाद में यहां पर जो है वो ग्रीन कलर की इस टाइप से पत्तियां भी निकली हुई होती है। ठीक है ना, इस टाइप से ग्रीन कलर की जो है वो क्या निकली हुई होती है, पत्तियां निकली हुई होती है। ये इस टाइप से पत्तियां निकली हुई थी ग्रीन कलर की। ठीक है ना, इसके बाद में अगली चीज यहां पे जो है वो ग्रीन कलर की पत्तियों के साथ में कुछ रंगीन पत्तियां भी होती है इस टाइप से। ठीक है ना, किसी को पता है इनको ग्रीन कलर की पत्तियों और रंगीन कलर की पत्तियों क्या कहते हैं? अरे रेड कलर कहां गया रे, व्हाइट मत आ भाई, तो सफेद पत्तियां नहीं हमें भाई, छोरे जो है वो गुलाब वाले है सब, और ये सफेद पत्तियां ला रहा है। गुलाब वाली पत्तियां लाओ रे, तुम्हारे लिए तो गुलाब की पत्तियां चाहिए तुम्हें तो, है ना। देखो तो यहां पे जो है याद रखना, जो हरी कलर की पत्तियां होती है, ठीक है ना, जिनको अपन कहते हैं बाह्य दल। जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है वो तो होती है बाह्य दल, और जो रंगीन पत्तियां होती है उनको कहते हैं दल। ठीक है ना, इसके बाद में यहां पर जो है वो इस तरह से एक होता है अंडाशय, और अंडाशय से इस तरह से निकलती है वर्तिका। ये मादा भाग होता है जिसमें क्या होता है, 3 भाग होते हैं। एक सबसे पहले अंडाशय नीचे की तरफ, फिर एक डंठल के समान एक संरचना होती है उसको अपन कहते हैं वर्तिका, और सबसे ऊपर की तरफ एक मंच होता है जहां पर परागकण आते हैं उसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है ना, अब ये वाला जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं वर्तिका, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसको अपन कहते हैं अंडाशय। ठीक है ना, इसके अलावा नर भाग जो होता है वो इस तरह से निकला हुआ रहता है, देखो। ठीक है ना, नर भाग जो होता है वो इस तरह से निकला हुआ रहता है, देखो। जिसके 2 भाग होते हैं, ऊपर का भाग फुला हुआ होता है और नीचे एक डंठल होता है इस तरह से। ये इस तरह से, ठीक है ना, ये नर भाग होता है। तो ध्यान रखना, नर भाग जो होता है उसको अपन कहते हैं पुंकेसर, और जो मादा भाग होता है उसको अपन कहते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर का जो भाग होता है उसमें सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। यहां पर जो होता है पुंकेसर के सबसे ऊपर वाला भाग उसको अपन बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर जो है वो नर के क्या पाए जाते हैं, नर युग्मक, जिसको अपन कहते हैं नर परागकण। तो देखो परागण क्या होता है, परागण क्या होता है कि यहां से ये जो नर वाले परागकण होते हैं, ये परागकण जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और कहां आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, ये ऐसे मादा के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, परागण। प्लांट में जो पादप होते हैं उनमें देखो जो संकरण की प्रक्रिया होती है वो भगवान ने कैसी बनाई है कि जो फूल होता है, फूल के अंदर जो है एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। जो नर भाग होता है उसमें क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं, और वो परागकण जो है वो हवा में हिलते डुलते जो है वो कहां पहुंच गए, मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, और मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच करके वो नर युग्मक जो है वो चल जाते हैं अंडाशय में उपस्थित अंड कोशिका के पास में। ठीक है ना, और वो अंड कोशिका के पास में चल जाते हैं। इस प्रक्रिया को जो है वो अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है ना, ये परागण बताना मुझे जरूरी था क्योंकि परागण की परिभाषा जो है वो आपके पूछी जा सकती है। तो परागण क्या होता है, देखो परागण प्रक्रिया होती है कि नर पराग कणों का
परागकोश से मादा के वर्तिकाग्र पर, परागकोश से मादा के वर्तिकाग्र पर, मादा के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाना, स्थानांतरित हो जाना, क्या कहलाता है रे, ये कहलाता है परागण कहलाता है। इसमें भी परागण में दो लफड़े हैं, एक तो खुद वाली के साथ, दूसरा दूजी के साथ। क्या है देखो रे, है ना, देखो देखो रे, देखो अगली चीज बताते हैं तुम्हें अगले पेज पे कि परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण, ठीक है ना, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। नाम से पता चल रहा है, एक तो खुद वाली के साथ और एक दूजी के साथ। क्या है भाई, यहां पर स्वपरागण का अर्थ तो होता है कि यदि पुंकेसर से परागकण उसी पादप के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, या तो उसी पादप पे चल जाए या फिर उसी पुष्प पे चल जाए कि वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, यानी कि पादप सेम हो, तब तो वो हो गया कौन सा, स्वपरागण। ठीक है ना, स्वपरागण देखो ध्यान रखना कि भाई पादप वही है, उसी पादप के उसी पुष्प में जो है अगर वो क्या हो जाते हैं, परागकण ट्रांसफर हो जाते हैं, तब तो वो हो जाता है स्वपरागण। ठीक है ना, जिसमें याद रखना पादप क्या रहेगा, उसी पादप में है, इसका मतलब प्लांट सेम है। ठीक है ना, पादप कोई है। और इसमें क्या हो जाएगा, यदि पुंकेसर से परागकण अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते रे, तो उसे अपन क्या कहते रे, पर परागण। तो एक है स्वपरागण, दूसरा क्या है, पर परागण। यदि उसी पुष्प के पादप पे चल जाते हैं, उसी पादप पे चल जाए स्वपरागण, नहीं तो पर परागण। ठीक है ना, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी परिभाषाएं बता रहा हूं। अभी तक अपन सारी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, परिभाषाओं के बाद में अपन आगे चीजें देखेंगे। अभी तो सिर्फ परिभाषाएं पढ़ो कि क्या क्या परिभाषाएं और पढ़नी। ठीक है, आगे देखिए और क्या परिभाषा है। ये फ्लावर का डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, अब आगे देखिए परागण होने के बाद में यहां पर जो है वो दो तरह की चीजें मिलती है, एक तो मिलता है लक्षण प्रारूप और दूसरा मिलता है जीन प्रारूप। किसी को पता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद में क्वेश्चन यही आता है कि इसका लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप क्या होगा और एक का जीनोटाइप क्या होगा। तो फिनोटाइप देखो क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है। लक्षण प्रारूप का अर्थ क्या होता है कि पादपों के बाह्य संगठन अथवा बाह्य लक्षणों का अनुपात जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप का अर्थ क्या हो गया कि पौधे के जो बाह्य लक्षण होते हैं, जो बाहर दिखने वाले लक्षण होते हैं, उसके आधार पे जो है वो क्या हो जाता है, अनुपात, उसको अपन क्या कहेंगे उसको कहते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है ना, तो लक्षण प्रारूप का अर्थ क्या हो गया कि भाई बाह्य लक्षणों के आधार पर जो अनुपात होते हैं उसको अपन कहते हैं लक्षण प्रारूप। तो बाह्य लक्षण जैसे मान लो 100 पौधे, 100 पौधों में से क्या हो गया कि भाई अपन को ये पता करना है कि लंबा पौधे कितने हैं, बोने पौधे कितने हैं, लंबे पौधे कितने हैं, बोने कितने हैं। तो लंबे मान लो 40 है और 60 जो है वो बोने पौधे है, या फिर थोड़ा और अनुपात अच्छा कर लेते हैं, मान लो 75 जो है वो लंबे पौधे हैं और 25 जो है वो बोने पौधे हैं। तो उसके मध्य का अनुपात कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, अनुपात निकालना तुम्हें आता है रे। जैसे देखो इसमें 25 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, इसमें 25 का भाग 1 बार, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1। तो ये हो गया लक्षण प्रारूप, यानी कि बाह्य लक्षणों के मध्य जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है ना, अगली परिभाषा देखो। ठीक है ना, ये परिभाषा है, फटाफट बता रहा हूं, मेरा थोड़ा गला भी सूख रहा है। ठीक है।
ठीक है, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से आपको परिभाषाएं बताऊं, ठीक है ना। देखो लगातार जब पढ़ाते हैं ना तो ये जैसे अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें कम टाइम में जो है वो आप ज्यादा चीजें पढ़ पाओगे, ठीक है ना। और नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया कि नोट्स जो है वो आपको या तो आप सबसे लास्ट में लिख लेना, एक बार अभी समझ लो, सबसे लास्ट में जो है जो आपको पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ से आप लिख सकते हो। इंपोर्टेंट कोई चीज लगे आपको तो वो आप साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लक्षण प्रारूप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगला जो है वो है जीन प्रारूप, ठीक है। अगला जो है वो जीन प्रारूप है और जीन प्रारूप की परिभाषा देखिए क्या है। अब देखो जीन प्रारूप ये तो था बाह्य लक्षणों के आधार पर, इसमें याद रखना यदि पादपों के आंतरिक लक्षण अथवा जो जीन संगठन होता है, जीन संगठन का अनुपात जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं, ठीक है ना। अब जीन जो होती है वो होती है अंदर की तरफ, उसको अपन बाहर से नहीं देख सकते। जैसे मान लो एक जीन है कैपिटल टी, एक जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जीन है स्मॉल टी। ये 3 जीन है और इन तीनों के मान लो वो 100 पौधे जो थे वो कैसे है, कैपिटल टी वाला मान लो 25 पौधे आ गए 100 पौधों में से, ठीक है ना। वो अंदर जीन है, वो अपन जो है वो बाद में बताऊंगा कैसे पता लगाएंगे। अभी मान लो वो आंतरिक जीनी संगठन, वो ये 25 मिल गए, ये अपन को मिले 50 और ये भी मिले 25, तो अब इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात वही सेम देख लो। अनुपात इसमें 25 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 25 का इसमें गया कितनी बार, इसका 25 में जा रहा है, इसका 25 में 1 बार, इसका 25 में 2 बार, इसका 25 में 1 बार, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2:1। तो ये जो है वो किसके अनुपात हो गए भाई, एक तो जीन प्रारूप का अनुपात है और दूसरा किसका है, लक्षण प्रारूप का अनुपात। लक्षण प्रारूप वो होते हैं जो कि बाह्य लक्षणों के आधार पर होते हैं और जीन प्रारूप वो होते हैं जो कि आंतरिक जीनी संगठन के आधार पर जो अनुपात होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि एक बाह्य लक्षणों के आधार पर है और दूसरा आंतरिक लक्षण। और भी परिभाषा सुनिए, अभी तक परिभाषाएं पूरी नहीं हुई, बहुत छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आराम से सुनिए, सारी चीजें जो है मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। देखो मैंने 2022-2018 की भर्ती में फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, ठीक है ना। और जब मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई थी 2018 में तो मैंने बोला ही था, 22 में मैंने बोला था कि अगर फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन बाहर आते हैं मेरे नोट्स से तो आप बोलना मैं पढ़ाना छोड़ दूं। जेनेटिक्स के इस बार मैं नोट्स ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में मैं सारा दे पाऊँ, ठीक है ना। और ये अपडेट करता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये एक बार अब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जब जैसे अभी आपको एग्जाम में तो अभी तक बहुत टाइम पड़ा है, अभी आपको मिल रहा है कोर्स, इसके बाद में मैं इसको अपडेट करूंगा, एग्जाम तक अपडेट करता रहूंगा, ठीक है ना। और ये मेरी गारंटी है कि मैं इस बार ये कोशिश कर रहा हूं कि जेनेटिक्स में से भी कोई क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जाए, ठीक है ना। देखते रहिए आगे। तो लक्षण प्रारूप हो गया, इसके बाद में अपन जीन प्रारूप देख लिया। अब देखिए जो एलील थे, 2 तरह के एलील होते हैं। अब एलील के देखिए 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्रभावी एलील और दूसरा होता है अप्रभावी। इंग्लिश में एक को तो बोलते हैं डोमिनेंट एलील और दूसरे को बोलते हैं रिसेसिव एलील। तो पहले तो परिभाषा सुनिए कि डोमिनेंट एलील यानी कि प्रभावी एलील क्या। प्रभावी एलील का अर्थ जो है वो क्या है, सुनिए। प्रभावी एलील वो एलील है जो कि अकेला हो या जोड़ी में हो, अपना प्रभाव दर्शाता है, हमेशा दर्शाएगा, अपना प्रभाव हमेशा दर्शाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ रे, क्या बोल रहा है ये, सुनिए क्या बोल रहा है कि यदि अकेला हो या जोड़ी में हो अपना प्रभाव दर्शाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अब साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है कि यदि वो समयुग्मनजी अवस्था में हो, समयुग्मनजी अवस्था में हो अथवा विषम युग्मनजी अवस्था में,
अब ये नई चीज क्या है भाई, सम युग्मनजीय अवस्था और विषम युग्मनजीय अवस्था सबको पता है, और किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। सम युग्मनजीय अवस्था में क्या हो गया कि जो एलील की जो जोड़ी होती है, एलील जोड़ी में दोनों एलील जो है वो क्या हो, समान प्रकार के हो। यदि दोनों एलील जो है वो क्या हो रे, समान प्रकार के हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समयुग्मनजीय। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। कहने का मतलब क्या हुआ, सारे जो है वो एक जैसे ही है, ठीक है ना, चाहे वो एक संकर संकरण हो, चाहे वो द्विसंकर संकरण हो, सभी में एलील जो है वो एक जैसे हो, तब वो क्या हो जाएगा, समयुग्मनजीय अवस्था। और विषम युग्मनजीय अवस्था क्या हो गई, जिसमें एलील जोड़ी जिसमें दोनों एलील असमान प्रकार के हो, यानी कि दोनों क्या हो, अलग अलग। जैसे दोनों अलग अलग मतलब एक कैपिटल टी दूजा स्मॉल टी, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल। ये दोनों क्या हो गए, विषम युग्मनजीय अवस्था। विषम मतलब दोनों अलग अलग है, और सम मतलब दोनों समान। अब परिभाषा क्या बताई मैंने कि या अकेला हो या जोड़ी में, वो हमेशा अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि यदि प्रभावी एलील के बारे में वापस परिभाषा सुनो, देखो प्रभावी एलील वो एलील होता है जो, साइंटिफिक परिभाषा सुनिए, जो समयुग्मनजी तथा विषम युग्मनजी, समयुग्मनजी तथा विषम युग्मनजी दोनों ही अवस्थाओं में अपने लक्षण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखना, दोनों ही अवस्थाओं में यदि अपने लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी एलील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल में देखो, चाहे कैपिटल टी जो है वो समयुग्मनजीय अवस्था में हो, चाहे कैपिटल टी विषम युग्मनजीय अवस्थाओं में हो, दोनों ही तरह से जो है वो हमेशा पौधा क्या होता है, लंबा होता है। ध्यान रखना, दोनों ही तरीके से पौधा हमेशा क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि चाहे वो समयुग्मनजी दोनों जोड़े में हो या फिर वो विषम युग्मनजी दोनों अलग अलग हो, दोनों ही अवस्थाओं में वो अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। अगला सुनो, अगला होता है अप्रभावी एलील। अप्रभावी एलील वो होता है जो केवल समयुग्मनजी अवस्था में ही अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, समयुग्मनजी अवस्था में ही अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। विषम युग्मनजी अवस्था में अथवा प्रभावी एलील की उपस्थिति में अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, ध्यान रखना, कब करेगा, केवल और केवल समयुग्मनजी अवस्था में। जैसे देखो, थोड़ा सा ये क्या है कि बोर्ड हैंग हो रहा है। जैसे स्मॉल टी केवल और केवल इसी अवस्था में क्या रहेगा, बोना पौधा बनाएगा, नहीं तो ये बोना पौधा नहीं बनाता है। तो देखो वापस से परिभाषा है, देखो एक बार, ठीक है, देखो वापस से प्रभावी एलील की परिभाषा देखो। 2 मिनट पानी पी लेता हूं मैं, जल्दी देखो। प्रभावी एलील की परिभाषा पढ़ो एक बार, पढ़ो जल्दी पढ़ो रे।
छोटे छोटे टॉपिक है, कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे आपको। हो गया। देखो, एक जो कि क्या होता है समयुग्मनज तथा विषम युग्मनज दोनों ही अवस्थाओं में अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है, और दूसरा वो होता है जो कि केवल और केवल समयुग्मनज अवस्थाओं में ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये एलील हो गए, एक तो प्रभावी एलील हो गया और दूसरा अप्रभावी एलील हो गया। ठीक है ना। तो ये देख लो, अप्रभावी एलील है जो कि बोना पोदा होता है स्मॉल टी। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक हो गया प्रभावी एलील और दूसरा कौन सा हो गया, अप्रभावी एलील। ठीक है। अब आगे देखो, आगे की परिभाषाएं सुनिए। आगे देखिए, इसमें जो परिभाषाएं हैं वो है, इसमें F1PD और F2PD आना बाकी है। तो एक होता है F1PD और एक होता है F2PD। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज है भाई, कि जनकों से बनने वाली संतति की प्रथम पीढ़ी, जो टावर पैदा होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पहली पीढ़ी में क्या कहते हैं भाई, F1PD। ठीक है ना। और जो F2PD होता है वो क्या हो जाएगा भाई, दूसरी पीढ़ी। अगला जो होता है वो क्या हो जाएगा, F2PD। ठीक है। अगला देखिए F2PD। और F2PD देखिए क्या होता है, F2PD का अर्थ देखिए क्या होता है। F2PD वो होती है जो कि F1PD के मध्य संकरण से प्राप्त संतति। ठीक है ना। जो F1PD है, ठीक है ना, F1PD का आपस में क्रॉस किससे होता है, F1 से, तो बनने वाली संतति जो होती है वो F2PD होती है। ठीक है ना। और जब पहली पीढ़ी जो जनक होते हैं, दोनों जनक, ये जनक पहला, जनक फर्स्ट और जनक सेकंड। ठीक है ना। तो दो जनक जो होते हैं, उन दोनों जनकों के मध्य जो क्रॉस होता है, ठीक है ना, दो जनकों के मध्य जो क्रॉस होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर F1PD हो जाएगी। तो दोनों जनक से तो मिलती है F1PD, और जो क्या हो गए, जो F1PD और F1PD इन दोनों के मध्य होता है वो कौन सी हो जाती है, F2PD हो जाती है। याद रखना, कुछ चीजें और बता रहा हूं। जो युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण जो होता है वो एक विभाजन द्वारा होता है, जिसके बारे में वैसे आप पढ़ोगे आगे। ठीक है। और वो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्र क्या हो जाते हैं रे, आधे हो जाते हैं। यानी कि जो जनक में यदि युग्मक कितने हो, जनक में यदि गुणसूत्र 2n हो, तो वो जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, n रह जाते हैं। ठीक है ना। ये भी याद रखना, इसमें 2n और n ये द्विगुणित और अगुणित होते हैं। ठीक है ना। चीजें समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। हर चीज नोट्स देखो, मैं एकदम अप टू डेट लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पेज, हर एक लाइन तुम्हें पता रहे, हर एक चीज को मैं साथ में इंक्लूड कर सकूं। ठीक है ना। देखो अब आगे, अगला देखो, एक होता है द्विगुणित, अभी जो मैंने आपको बताया था द्विगुणित, और एक होता है अगुणित। इसकी भी परिभाषा आपको याद रखनी है कि द्विगुणित क्या होता है, अगुणित क्या होता है। तो देखो, यदि गुणसूत्र जोड़ी में उपस्थित हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि 23 जोड़ी मानव में गुणसूत्र जो होते हैं, मानव में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़ी। तो ये क्या होता है, 2n होते हैं। और यदि गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन से हो, यदि अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, विभाजन से 2n किस में बदल जाता है भाई, n में बदल जाता है। ठीक है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन से जो बनते हैं वो क्या बन जाते हैं, n बन जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र अयुग्मित होते हैं। गुणसूत्र अयुग्मित मतलब जोड़े में नहीं होते। इसमें तो क्या होता है भाई, 23 जोड़ी है, मतलब ये ऐसे गुणसूत्र होंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र खाली अकेला होगा। ठीक है ना। तो गुणसूत्र अयुग्मित होते हैं।
ठीक है ना, अकेले हो। ये परिभाषाएं बता रहा हूं क्योंकि आगे काम आएगी तुम्हारे परिभाषाएं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं हैं जो कि आपके अभी जो है वो मेंडलवाद में यानी कि आनुवांशिकी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो है वो काम जरूर आने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कौन कौन सी अभी तक परिभाषाएं बताई है। स्टार्टिंग से अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने जीन की परिभाषा देखी कि जीन क्या होता है, ठीक है ना। जीन जो होती है वो डीएनए का एक खंड होता है जो कि भी किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। इसके बाद देखिए अगला जो है वो है वंशागति यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। अगला इसके बाद में विभिन्नताएं यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य जो लक्षण का स्थानांतरण होता है। इसके बाद में अपन ने देखा लक्षणों के स्थानांतरण से जो असमानताएं उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं। फिर अपन ने आनुवांशिकी देखा, वंशागति और विभिन्नताएं दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है आनुवांशिकी। जनक कौन था इसका, शब्द किसने दिया, और अभी जो वर्तमान आनुवांशिकी है, जो आधुनिक आनुवांशिकी है, उसके जो जनक है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखिए अगला, इसके बाद देखिए कि बहु युग्म विकल्पता, युग्म विकल्पी क्या होते हैं कि जो जीन होती है इनका क्या होता है एक अल्टरनेट फॉर्म होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं युग्म विकल्पी, जो कि दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। लोकस जिस स्थान पर जो है वो जीन पाई जाती है उसको अपन लोकस कहते हैं, ठीक है। अगला इसके बाद में परागण के बारे में मैंने आपको बताया था। परागण का अर्थ होता है कि पराग कणों का एक जो नर भाग होता है उससे मादा भाग तक जाना, उसको अपन क्या कहते हैं परागण, ठीक है। फिर मैंने दो भाग बताए थे, खुद के पौधे में जाता है तो स्वपरागण, दूसरे पौधे में जाता है तो परपरागण। फिर मैंने पौधे के बारे में बताया था आपको, पुष्प के बारे में। लक्षण प्रारूप जो बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों का अनुपात होता है, और जो आंतरिक जीन संगठन के आधार पर अनुपात होता है उसको अपन बोलते हैं जीन प्रारूप, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में देखो एलील में एक प्रभावी एलील होता है और एक अप्रभावी होता है। प्रभावी वो होता है जो कि समयुग्मनजी तथा विषमयुग्मनजी दोनों ही अवस्थाओं में अपने लक्षणों का प्रदर्शन करता है, और अप्रभावी जो होता है वो केवल समयुग्मनजी अवस्थाओं में अपने लक्षणों का प्रदर्शन करेगा। F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी, F2 पीढ़ी मतलब दूसरी पीढ़ी। अगला देखिए इसके बाद में कि द्विगुणित में गुणसूत्र क्या होते हैं जोड़े में, और अगुणित में गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं अकेले। तो लगभग मैंने कोशिश की है आपको जो परिभाषाएं हैं लगभग वो पूरी करवाने के लिए। अब अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा मेंडलवाद, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं देखी। जो अगला अपना टॉपिक होगा वो होगा मेंडल के बारे में, मेंडलवाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।